जरा वो भी सुनिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपकी नीयत एक ही है कि मुसलमानों से उनकी जायदादों को छीन लिया जाए। ये इनका हिंदुत्व का एजेंडा है कि हम अपनी शरीयत पे ना चल सके, अपने मजहब पे ना चल सके। अब देखिए, वक्फ बिल के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी की कौन सी दलील ऐसी है जिसमें आपको दम लगता है? इससे मस्जिदें, कब्रिस्तान छिन जाएंगे, ये एक विकल्प। दूसरा, ये मुसलमानों के धार्मिक मसले में घुसपैठ है। या फिर तीसरा, बैरिस्टर ओवैसी पढ़े लिखे दिखते हैं लेकिन असल में बहुत बार वो बरगलाने का काम करते हैं। आपकी निगाह में क्या है? बिल्कुल, ये बैरिस्टर ओवैसी बरगला रहे हैं और मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत और गंदा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूंगा, हमारे देश के गृह मंत्री जी कह चुके हैं, और ये हिंदुत्व का जो एजेंडा है, कह रहे हैं ना, हिंदुत्व का ही एजेंडा है, जिसके कारण पाकिस्तान और बांग्लादेश बनने के बाद भी सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं, सबसे ज्यादा मस्जिदें लोग जो आपको सुन रहे हैं वो ये क्यों माने कि आप जो कह रहे हैं वो सही है और ओवैसी जो कह रहे हैं वो गलत है? क्योंकि इनका खुद का कहीं ना कोई मफाद छुपा हुआ है, ओवैसी का मफाद छुपा हुआ है। कई सारी हो सकता है इनकी जमीनें वक्फ की जो लोग कब्जा करके रखे हुए हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग कब्जा करके रखे, वो सब छीनने वाला है। ट्रांसपेरेंसी आने वाली है, कलेक्टर के पास जाने वाला है, कोर्ट के पास जाने वाला है मामला, सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। 2 गैर मुस्लिम भाई आ जाएंगे, 2 महिलाएं आ जाएंगी, ट्रिब्यूनल का जो एकाधिकार है वो खत्म हो जाएगा। इनकी असलियत सब कुछ बाहर आने वाली है, इसलिए मुसलमानों को वर्गला रहे हैं। 15 मिनट की बात करते हैं लेकिन संविधान के हिसाब से कोई कदम उठाया जाता है उनको हजम नहीं होता, क्यों सर? वो बिल इलीगल। एक सेकंड, ठीक है, बोलिए। आपकी आखिरी बात से मैं वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। आपने 15 मिनट की बात की। मैं हुकूमत से सवाल करता हूँ कि जिस शख्स ने 15 मिनट की बात की थी वो अब तक जेल के सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? ये साजिश है। मैं कहता हूँ कि जो भी संविधान को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है हम उसकी हिमायत नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, वक्फ के हवाले से बहुत फैज साहब की बातों को के हवाले से मैं एक चीज ये बता दूं कि मेरा सवाल कुछ और था, आपने जवाब कुछ और दिया। नहीं, मेरा सवाल ये था कि 15 मिनट वाले लोगों को संविधान के तौर से उठाए जाने वाले कदमों से होने वाला कोई काम गवारा क्यों नहीं होता? मैं इसी का तो जवाब दे रहा हूं। जिसने 15 मिनट कहा, मैं तो कहता हूं कि जिसने 15 मिनट कहा और कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है उसे मेंटेलिटी का सवाल है सर, मेंटेलिटी का सवाल है कि वो लोग नहीं हिमायत नहीं करता। लेकिन जो मैं कह रहा हूं वक्फ के हवाले से, अगर आप सुनना चाहें तो वो सुन लीजिए। हम उनके पीछे नहीं खड़े हैं, हम जो कहना चाह रहे हैं हम अपनी बात मैं एक लाइन में कह दूं, अगर आप सहमत हो तो बोलिएगा। जी बताएं। माई वे और हाई वे, या तो मेरे तरीके से या फिर मैं कुछ नहीं चलने दूंगा, भले ही वो देश की संसद कहे, वो देश का संविधान कहे। क्या कुछ लोग इस पर अकीदा नहीं रखते? मैं समझता हूं कि किसी भी आपका तो पूरी अनार्की राइट है। आप नहीं, आपकी अनार्की राइट है, लेकिन हाईजैक नहीं होने दूंगा। ये कुछ भी कहें, आप मुझसे मुखातिब रहिए। मैं समझता हूं कि संविधान जिन चीजों की इजाजत देता है उस दायरे में रह करके अगर कोई व्यक्ति अपनी बात रख रहा है तो गलत नहीं है, और अगर संविधान के विपरीत जाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि कानून के दायरे में उसको सजा दे। एक सेकंड, जरा ये यहां प्ले कीजिए। धर्म संकट नेक्स्ट। इस पर हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है। देखिए तो तकरीरें सुनिए, मुमताज भाई के ये दिल के हीरो होंगे। हमने अपने नौजवान को कंट्रोल कर रखा है, जिस दिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं इन्हें रोक पाना। तौकीर रजा। ये देश विरोधी एजेंडा है जो वो कह रहे हैं। ऐसे मौलाना मुस्लिम युवा के दुश्मन हैं, उनको समझते हैं कि हमारे पॉकेट में है हमारे युवा, और मुस्लिम युवा शक्ति ही तो दिखा रहे हैं। इसमें से कौन सा विकल्प है जो फैज को सही लगता है? ये देश विरोधी एजेंडा इनका 100% और ऐसे मौलाना मुस्लिम युवाओं के दुश्मन है। बिल्कुल, ये दोनों बिंदु बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आप एक सेकंड, आप लोग कितना देखिए दूसरे का हक मारते हैं। ये वक्फ में भी यही हो रहा होगा। अरे हम सब एक हैं। नाजिम खान साहब को बोलने नहीं दिया आपने। हम सब एक हैं, यहाँ अलग अलग कोई नहीं है। हम बोल रहे हैं तो ये बोल रहे हैं। हाँ, इसी तरीके की बातें, ये जो अराजक बातें हैं, नहीं हम इसको नहीं मानेंगे, हम उसको भी नहीं मानेंगे, हम किसी चीज को नहीं मानेंगे। जहां हमसे किसी भी अकाउंटेबिलिटी के लिए, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए, जिम्मेदारी के लिए, डिसिप्लिन के लिए कहा जाएगा, हम नहीं मानेंगे। ये कौन सा तरीका है? हाँ दिनेश जी, देखिए आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक फैज साहब ने वंदे मातरम वाली बात कही थी।
तो देखिए आज मैं इनको डेमो भी दिखा देता हूं वंदे मातरम का मतलब क्या होता है। मैं इस सरजमी को सजदा करने वाला हूं, देखो किस तरीके से ये होता है। देखिए ये अब मैंने इस सरजमी को सजदा किया, तो अब ये बता दीजिए आप जो बार बार कहते हैं कि वंदे मातरम बोलिए, वंदे मातरम तो मैंने इस सजदे से कर दिया पूरे कि भारत के अंदर पूरी दुनिया के अंदर ये पता चल गया कि हाँ कि वंदे मातरम का मतलब क्या होता है। लेकिन आप लोग सिर्फ वंदे मातरम की बात करके देश को गुमराह करते हो। आपने भारत भूमि को सजदा कर लिया ना, दूसरी बात भारत भूमि को सजदा कर लिया ना, भारत को तस्लीम कर लिया ना, बहुत अच्छी बात है। आपने अखंड भारत बनाने की बात की थी हाजी नाजिम खान अखंड भारत के फेवर में, तो भाई बना दीजिए जल्दी से। पाकिस्तान को ले आइए, जल्दी से आप अफगानिस्तान को ले आए, जल्दी से आप बांग्लादेश को ले आए, भाई आप श्रीलंका को सबको लेकर आ जाइए, हम तो आपके साथ है। और रही बात ये अभी जो पॉजिटिव हो गए, सजदा भी कर लिया भारत भूमि को, अखंड भारत को। बात जो भी आपने मौलाना तौकीर अजहर साहब के बारे में बात कही, आ गए लाइन पे, आ गए। सुन लीजिए मौलाना तौकीर अजहर साहब के बारे में बात कही, तो मैं आपको बता दूं मुल्क संविधान से चलता है। और देखिए मुल्क के तौकीर रजा से नहीं चलेगा संविधान, अपना फंडामेंटल राइट है अपना विरोध दर्ज कराने का। आज मेरे भाइयों ने अगर काली पट्टी बांध के अगर अपना विरोध दर्ज करा रहे तो यहाँ पर भी आपको आपत्ति है। लेकिन आप जिस तरीके का एक प्रोपेगेंडा लेकर ईद के दिन काला कपड़ा पहनने की जिद करना और करवाना गलत है। ये अब जरा मैं यहां मौजूद लोगों से